हेलो गाइस, महावीर जहांगीर हियर एंड ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम वॉल्केनोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वॉल्केनोज को हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम वॉल्केनोज की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशंस एंड इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, और एक वॉल्केनिक बेल्ट है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं, यानी ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा वहीं फूटते हैं, उस बेल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फाइनली कुछ वॉल्केनोज फ्री एरियाज़ भी है जहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्केनोज नहीं आते हैं, ज्वालामुखी वहाँ बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन में अगर मैं कहूँ कि वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी जो हम जिस अर्थ यानी जो जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इसे क्रस्ट या लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है गाइस, ये जो क्रस्ट है हमारी जो धरती का सरफेस जो है, इसके अंदर एक ऐसा छिद्र होता है जिसके थ्रू धरती के अंदर पिघलता हुआ खौलता हुआ जो मैग्मा है, जो गर्म मैग्मा होता है, वो धरती के ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद उसको लावा बोलते हैं हम। तो ये जो पूरी प्रक्रिया इसे ही कहते हैं ज्वालामुखी। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज के बारे में। वॉल्केनोज यानी होते हैं ज्वालामुखी। अब इस ज्वालामुखी में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में उसकी हम जो है एक तो डेफिनेशन यानी परिभाषा समझेंगे, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण, और थर्ड नंबर पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व में ऐसे कौन से वॉल्केनोज है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, डोरमेंट है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर देखेंगे वॉल्केनिक बेल्ट है, यानी कि एक पृथ्वी का जो मैप है, इसमें कुछ ऐसे बेल्ट बने हुए हैं जहां पर अक्सर वॉल्केनोज आते ही हैं, यानी जहां पर अक्सर ज्वालामुखी आते ही रहते हैं, तो वो उसके बारे में जानेंगे। फिर वॉल्केनो फ्री एरिया या रीजन कौन से है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर एक ऐसा छिद्र या दरार होती है जिसके थ्रू पृथ्वी के अंदर बनने वाला हीटेड मटेरियल्स यानी गर्म पदार्थ जो है, वो उसके थ्रू होकर के पृथ्वी के बाहर यानी पृथ्वी के धरातल पर आ पहुंचता है। तो उसे ही कहते हैं ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि पृथ्वी के अंदर जो तप्त मैग्मा जो तैयार होता है वो बाहर आता है, उसे ही वही वही होता है ज्वालामुखी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो कार्य प्रणाली है, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। अब इस ज्वालामुखी उद्गार में गैसेस जो होती है, गैसेस में क्या क्या निकलता है गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए। गैसेस में सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, और कुछ ऑर्गन के ट्रेस मटेरियल्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस जो होती है, वाटर वेपर हम कह सकते हैं, जलवाष्प। तो ये सारे के सारे इसमें जो है गैसेस में इंक्लूड होते हैं। और हीटेड मटेरियल्स में लावा, ऐश, रॉक्स, गैसेस सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमें एक बात समझना होगा कि ये मैग्मा और लावा, इसमें क्या डिफरेंस है। मैग्मा गाइस ध्यान रखना कि जब ये पृथ्वी के धरातल के अंदर हीटेड मटेरियल जो तैयार होगा, तो इसे कहते हैं मैग्मा। कि इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें लावा होगा, इसमें ऐश होगी, इसमें रॉक्स होंगे, इसमें गैसेस होगी, ठीक है, ये सारे के सारे होंगे। लेकिन ये जब ये मैग्मा, जब ये इस वेंट यानी कि इस जो छिद्र के थ्रू बाहर आ जाएगी, तो गैसेस देखो यहाँ पे फ्री हो जाएगी। जो यहाँ पे ऐश वगैरह है, ये यहाँ पे गिर जाएगी, यहाँ पे उड़ने लगेगी। और कुछ रॉक्स वगैरह होते हैं जिसे कहते हैं बॉम्ब, लैपिली कहते हैं, ये यहाँ पर आकर के दूर दूर गिर जाएंगे। यानी पीछे जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पिघला हुआ पदार्थ दिख रहा है, ये होता है लावा। तो ध्यान रखना, मैग्मा में सब कुछ इंक्लूड होता है। एंड लावा जो है, लावा एक गर्म पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ, या फिर हम कहें पिघली हुई चट्टान या पिघली हुई रॉक, ये सब जो है ये लावा होता है गाइस, ठीक है। अब ये जो लावा है, लावा निकलता कहाँ से है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, हमने जो लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे जो एस्टेनोस्फेयर जो है, यानी कि ये लिथोस्फेयर के अंदर की लेयर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, ये हमारे पिछले लेक्चर्स की ही एक स्लाइड है। इसमें हमने पृथ्वी के आंतरिक जो है लेयर्स है उसके बारे में पढ़ा था। तो ये लेयर्स आपने ध्यान रखना है कि एक तो होता है लिथोस्फेयर, एक एस्टेनोस्फेयर, एक मेसोस्फेयर, उसके बाद में एक कोर होगा, एक कंबाइंड कोर होगा। और इसके दूसरे नाम भी होते हैं क्रस्ट, मेंटल, एंड जो है कोर। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड नंबर पे जो पढ़ा था एस्टेनोस्फेयर जो है, ये हमारे 100 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में फैला हुआ है। और इसमें ध्यान रखना, ये काफी हीटेड होता है, काफी गर्म होता है ये वाली लेयर। तो इसमें ये सारा का सारा लावा यहीं से तैयार होता है और यहाँ से फिर ऊपर आता है, ठीक है।
यहीं पर ये जो सारा मैग्मा तैयार होता है, ये हीटेड मटेरियल तैयार होता है और ये बाहर आता है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपसे पूछ ले कि जो है ये जो ज्वालामुखी जो फूट रहा है, इसका जो गर्म पदार्थ जो आ रहा है ये कहाँ से आता है, तो ये आता है एस्थेनोस्फेयर से गाइस। इसको हम मेंटल भी कहते हैं क्योंकि ये लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर तीनों के तीनों ये मेंटल के भाग है कहीं ना कहीं। अब हम देखेंगे गाइस क्लासिफिकेशन इन गाइस ज्वालामुखी के डिफरेंट डिफरेंट वर्गीकरण हम कर रहे हैं, यानी कि उसके प्रकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, एक सेकंड वाला होगा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी या फिर हम कहें फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ये कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। मोड ऑफ इरप्शन के आधार पर देखें, यानी कि उद्गार के आधार पर। उद्गार यानी यहाँ पे एक तो होगा सेंट्रल इरप्शन यानी केंद्रीय उद्गार, और दूसरा होगा फिजर इरप्शन यानी कि दरारी उद्गार। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो टाइप है ये सेंट्रल इरप्शन का टाइप है गाइस। यहाँ पे एक छोटी सी ये जो है पतली सी नलिका होगी और उसके थ्रू जो है सारा का सारा ये लावा बाहर आएगा। ये काफी विस्फोटक होता है और इससे जो है लावा दूर दूर तक फैल जाता है। और सेकंड वाला ये जो है ये है फिजर इरप्शन यानी कि दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन में गाइस ध्यान रखना कि ये दरार जो है पृथ्वी के जो है सरफेस पर ऐसे दरार पड़ जाएगी और दरार में से जो है ये मैग्मा जो लावा के रूप में बाहर निकलेगा। तो इसे ही कहते हैं फिजर इरप्शन। फिजर इरप्शन काफी कूल होता है, काफी शांत होता है। बहुत बार तो जहां पर ये निकलता है उसके आस पड़ोस के लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे जो है लावा निकलने लग गया है, यहाँ पे ज्वालामुखी फूट गया है। और ये सोते रहते हैं रात में, फिर काफी गर्मी लगने लगती है, तब इनको मालूम चलता है अरे कुछ तो भी हुआ है। बाहर आके देखते हैं तो मालूम चला यहाँ पे पूरा लावा ही लावा बिखरा है। इसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल शीट्स जो है यानी हम कहें आड़ी शीट्स जो है ऐसी बन जाती है। बहुत बार ये जब ठंडी होती है तो इसको मार्बल्स के रूप में और अदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोगी चीजों के काम में आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने सेंट्रल इरप्शन देख लिया और यहाँ पे फिजर इरप्शन देख लिया। इसके बारे में कुछ लिख रखा है यहाँ पे, ये वेंट या ओपनिंग से आता है और यहाँ पे वेरी एक्सप्लोसिव है। और ज्यादातर जो ज्वालामुखी है वो इसी टाइप के हैं, सेंट्रल इरप्शन के ही है। और दूसरा वाला फिजर इरप्शन उसके बारे में हमने देख लिया, एक क्रैक में से निकलता है यानी कि एक दरार में से निकलता है। एक क्वाइट होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लावा सीड्स ये क्रिएट कर देते हैं। अब सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं गाइस, ये है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। यानी इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि कितने लंबे समय के बाद में कोई जो है ज्वालामुखी जो फूट रहा है, यानी उसके टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें गाइस ध्यान रखना तीन टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो एक्टिव होता है, एक डोरमेंट होता है और एक्सटिंक्ट होता है। एक्टिंक्ट यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट यानी कि प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा एक्सटिंक्ट यानी कि जो है विलुप्त हो गया या हम कह सकते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। तो इसमें ध्यान रखना गाइस, एक्टिव ज्वालामुखी उसको कहेंगे जिसका लगातार इरप्शन हो रहा है और बार बार हम ह्यूमन हिस्ट्री में देख भी रहे हैं उसको, और समय समय पर हम उसके बारे में न्यूज सुनते भी रहते हैं। जैसे कि बैरन जो कि इंडिया का है, और उसके बाद में आइसलैंड में होता ही रहता है, और फिर इटना में है, मेयोन है, स्ट्रोम्बोली स्ट्रोम्बोली इटली में है, काफी बड़ा ज्वालामुखी है। इसके बारे में भी हम जो है एक इमेज देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ज्वालामुखी है ये भी एक्टिव है और इससे धुआं निकलता ही रहता है एनी टाइम। और ये यूरोप के इटली में है, जो कि यहाँ पे मैप में देखिए ये इटली है। और इटली में यहाँ पर जो ये वाला जो यहाँ पे जो रेड डॉट कर रहा हूँ यहाँ पर ये ज्वालामुखी है और इसको बोलते हैं स्ट्रोम्बोली। और इसमें लगातार धुआं निकलता रहता है, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे समुद्र में जो भी जो है जहाजें आती है उनके लिए एक जो है डायरेक्शन पता लगाने में काफी हेल्पफुल ये साबित हो रहा है। इसलिए इसको जो है मेडिटेरेनियन सी का दिशा स्तंभ भी बोलते हैं। यानी कि ये अगर कोई जहाजें आ रही है उनको जो डायरेक्शन नहीं पता है तो इसको देख कर मालूम कर लेते हैं कि हमें अब किस डायरेक्शन में जाना है। सेकंड वाला है गाइस डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट यानी कि प्रक्षुप्त बोलते हैं इसको हिंदी में। ये ऐसा ज्वालामुखी होते हैं जो अभी फिलहाल काफी दिनों से इरप्ट नहीं हुए हैं, शांत पड़े हैं, लेकिन इनके फ्यूचर में तो इरप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं जैसे कि किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका में है, फ्यूजियामा है, कारकातोआ है। इनके सबके बारे में हम लिस्ट अभी देख लेंगे, आप उन सभी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। और थर्ड जो यहाँ पर है वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी कि शांत या मृत ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो इरप्ट होके काफी साल बीत गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल से भी अधिक वर्ष पहले इनका कहीं उद्गार हुआ था और अभी पूरी तरीके से शांत है ये। और इन फ्यूचर में भी इनके जो है ज्वालामुखी उद्गार होने के चांसेस बहुत कम ही हैं। और ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं उनके मुंह पर जो है जो बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, लेग्स हम कहते हैं उनको। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। ये है डेक्कन ट्रैप्स जो इंडिया में है, वो वाला इसका इसी का उदाहरण है। डेक्कन ट्रैप्स बहुत सालों पहले उद्गार होता था लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद हो गया और उस पर बहुत बड़ी लेवल पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी है, यानी लोग रह रहे हैं। और अब हम जो इनके कुछ डिटेल्स में कोई ज्वालामुखियों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें यहाँ पे ये जो है ये वाला एक्टिव है। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग करना भूल गया। एक्टिव है, दूसरा डोरमेंट है, तीसरा एक्सटिंक्ट है।
तो गाइज यहाँ पर जो किलायू है ये विश्व का सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है ज्वालामुखी है, और ये हवाई आइसलैंड में है। हवाई आइसलैंड कहाँ पर है ये हम देख लेते हैं। ये देखिए हवाई आइसलैंड जो है यहाँ पर है, जो कि अमेरिका का ही स्टेट है एक। अमेरिका का ये 50वां स्टेट है, 15th जो है स्टेट है, और 49th वाला जो है यहाँ पर है, अलास्का जो है इसका स्टेट है। तो हवाई जो है अमेरिका का जो हिस्सा है, और यहाँ पर जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव ज्वालामुखी निकलता है। और सेकंड नंबर पे है ओजोस डेल सलाडो। ये सारे के सारे एक्टिव ज्वालामुखी से गाइज, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है, और ये अर्जेंटीना और चिली जो है ये कंट्री के बॉर्डर पे निकलता है। थर्ड नंबर पे है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर कंट्री में है, ये कंट्री साउथ अमेरिका में है। फोर्थ वाला है टोंगारियो, जो कि न्यूजीलैंड में से निकलता है। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ यानी कि क्राकातोवा, मैरपी एंड कैल्यूटी, तीनों के तीनों जो इंडोनेशिया से निकलते हैं। और 8 नंबर पे पीना ट्यूबो, जो कि फिलीपींस में है गाइस। और 9th नंबर पे है इरेबस, जो कि अंटार्कटिका में है गाइस, ये बर्फ में है। और 10th नंबर पे बैरन आइसलैंड, जो कि इंडिया में है। और 11th नंबर पे स्ट्रोम्बोली, जो हमने अभी देखा था इटली में, जो कि इटली का दिशा स्तंभ कहते हैं इसको। यहाँ पर गाइस ध्यान रखना, जो भी मैंने रेड रेड में लिखा है यहाँ पर आगे या फिर इधर भी, ये सारे के सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं गाइस। तो अभी हम देख लेते हैं डोरमेंट यानी कि प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, यानी कि जो अभी फिलहाल एक्टिव तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में उनके ज्वालामुखी उद्गार होने के चांसेस हैं। इसमें फर्स्ट आएगा विसुवियस, जो कि इटली में है। सेकंड पे फ्यूजियामा, जो कि जापान में है। थर्ड वाला एल चिचोन, जो कि मैक्सिको में है। फोर्थ वाला नारकोंडम, जो कि इंडिया में है। अब देख लेते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि जो या तो शांत हो चुके हैं या फिर मृत हो चुके हैं, और जिनके मुंह पर जो लेग्स यानी हम कहें झीलें जो है निर्मित हो चुकी है, पानी भरा हुआ है। तो वो वाले इसमें देखिए, एक तो कोट सुल्तान, जो कि ईरान में है। सेकंड वाला पोपा, जो कि म्यांमार में है। थर्ड वाला किली मंजारो, जो कि तंजानिया अफ्रीका में है। फोर्थ वाला एकांका गुआ, जो कि चिली में है। और फिफ्थ वाला चिंबा राजू, जो कि इक्वाडोर में है। और सिक्स्थ वाला देवबंद, जो कि इंडिया में है। तो गाइज ये रेड वाला, ये वाला देवबंद एंड नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड, ये तीनों के तीनों इंडिया में है, अंडमान और निकोबार में है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट कौन से ऐसे बेल्ट हैं जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा निकलता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पे एक आपको साथ में फोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो वेरियस वैल्केनिक बेल्ट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये रेड रेड में जो आपको दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे ज्वालामुखी ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा उद्गार होता है। और इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो चॉकलेटी कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरी रिंग ऑफ फायर है गाइज। और यहाँ पे सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार यहीं पर होते हैं, और इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए। अब रिंग ऑफ फायर में भी कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर ज्वालामुखी बिल्कुल नहीं होता, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट है गाइस। इसमें एक तो ये वाला रिंग ऑफ फायर है, एक और सेकंड वाला मिड अटलांटिक बेल्ट है, यहाँ पर है ये वाला। और थर्ड वाला जो है ये है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इंडिया में गाइस ध्यान रखना, मेन लैंड पे कहीं पे भी कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। सिर्फ जो हमने जो भी पढ़े थे वो अंडमान निकोबार जो है आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ये जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। वेरियस वॉल्केनिक बेल्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए रिंग ऑफ फायर में अगर हम वॉल्केनोजेन ज्वालामुखी की बात करें, तो पृथ्वी पर आने वाले ज्वालामुखियों में 63% केवल इस रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं। सेकंड नंबर पे हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट लेंगे, जिसमें 19% या उससे भी ज्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं। थर्ड नंबर पे हम लेंगे मिड एंड अटलांटिक बेल्ट, इसमें 7% के आसपास जो ज्वालामुखी आते हैं गाइस। तो ये हो गया इसके विभिन्न जो बेल्ट है उसके बारे में। और यहाँ पे नोट मैंने पहले भी बताया था आपको लिस्ट में, अभी फिर से बता रहा हूँ कि किलायू जो है, कि जो कि हवाई आइलैंड में है, ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। और ओजोस डेल सलाडो सबसे ज्यादा हाइट पर जो है ज्वालामुखी है। और इसके बाद में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी ज्वालामुखी आते हैं, ज्यादातर ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेट्स पर आते हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, ये मैं अगले लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगा। अब गाइस हम फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे कि विभिन्न ज्वालामुखी फ्री क्षेत्र कौन से हैं, यानी कि वेरियस वॉल्केनो फ्री रीजन्स। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड के वेरियस वॉल्केनिक फ्री रीजन के बारे में लिखा है, यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी बिल्कुल आते ही नहीं है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी कहाँ पर है, स्वीडन एंड फिनलैंड, जो कि यूरोप में उनके बीच का जो स्थान है, वहां पर बिल्कुल भी ज्वालामुखी नहीं आते हैं। फिर है कागानिका झील, जो कि अफ्रीका में है। और थर्ड नंबर पे तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू जहाँ पे हिमालय बना हुआ है। और यहाँ पे ज्वालामुखी क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय जो इतना ऊंचाई पर है, इतने ज्यादा वहां पे मटेरियल इकट्ठा हो गया है कि ज्वालामुखी उस परत को फोड़ करके बाहर आना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। फिर फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो है, इसमें बिल्कुल भी ज्वालामुखी नहीं आते गाइस। और हिमालयन रीजन जो है ये वाला, ये कहीं ना कहीं तिब्बतन प्लेटू से जुड़ा हुआ है। तो ये वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल भी ज्वालामुखी नहीं आते। तो अगर एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव ज्वालामुखी प्लेसेस या फिर रीजन के बारे में पूछता है, तो ध्यान रखना ये प्लेसेस के बारे में अगर मेंशन किया होगा तो वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू वेरी मच।